नमस्ते और वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में साइंस टेक का टॉपिक है। शुरू करते हैं लाइट से। इसके पहले बता दूं कि जितने भी फैक्ट्स का डिस्कशन हो रहा है वो काफी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन इससे आना है। इससे ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ये काफी है, इतना याद रखिएगा, इस पर फोकस कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लाइट लाइट शुरू करते हैं। लाइट लाइट को क्या कहते हैं? प्रकाश। और लाइट के बारे में आप जानते हैं कि लाइट के बिना किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। आंखें हो पर लाइट नहीं रहे तो हम देख नहीं सकेंगे। दूसरी बात क्या है कि लाइट क्या है? एक काइंड ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का एक रूप है। तीसरी बात क्या है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट फील्ड डुअल नेचर भी रखता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, फिर आगे एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो पहला जो हुआ लाइट के बारे में, वो क्या हुआ कि एक काइंड ऑफ एनर्जी हुआ। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ, विद्युत चुंबकीय विकिरण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ? लाइट का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स है। चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसलिए विद्युत माध्यम का भी ये चल सकता है। नेक्स्ट क्या है? निर्वात में प्रकाश का जब वेग होता है, याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और अगर भिन्न भिन्न रंग का प्रकाश ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हवा है, हवा से प्रकाश किरण चल रही है, वायलेट है, इंडिगो है, रेड है, ब्लू है, तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है, तो उनकी वेलोसिटी एक ही माध्यम में अलग होगा। उसी तरीके से अगर एक रंग का प्रकाश है और डिफरेंट माध्यम में चल रहा है, तभी उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, सिर्फ निर्वात में प्रकाश का कोई भी रंग ट्रेवल करे, वो क्या है? उसका वेग एक ही होता है, चेंज नहीं करता है। और क्या हुआ? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट। यदि हम प्रकाश के वेग की बात करें तो आखिर कैसे वो डिसाइड होता है, ये तो यहां देख लीजिए आप कि एक टर्म होता है म्यू = c0/c। आगे भी डिस्कशन का होगा। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वर्तनांक है। c0 क्या है? निर्वात में प्रकाश का वेग है। और c क्या है? पदार्थीय माध्यम प्रकाश का वेग है। याद रखिएगा कि हर एक माध्यम का म्यू का वैल्यू अलग अलग होता है। यदि हम बात करें वाटर का, तो वाटर के लिए म्यू का वैल्यू 1.3 होता है, ग्लास के लिए 1.5 होता है, और हवा के लिए 1 मानते हैं लोग। सही। तो हवा में अगर 1 मान लेंगे तब क्या होगा? c0/c होगा। और निर्वात में जो प्रकाश का वेग होगा वही हवा में हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर हम माध्यम बदल देंगे तो क्या होगा? प्रकाश का वेग बदल जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश के कुछ गुण की बात करते हैं, जिसमें प्रकाश में पहला गुण है कि प्रकाश का परावर्तन होता है, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन होता है, और एक और भी गुण है कि प्रकाश एक रेखा में गमन करता है। और एक खास बात बता दूं मुझे कि आपको कि लाइट जो है वो डुअल नेचर शो करता है। लाइट जो है वो दोहरा गुण है। लाइट एक पार्टिकल के रूप में भी है और एक वेव के रूप में भी है। ये क्वेश्चन पूछा है था, मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। लाइट सोच डुअल नेचर। राइट। डुअल का मतलब हुआ कि पार्टिकल भी है ये और वेव भी है, याद रखिए। यह मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ। डुअल का मतलब पार्टिकल प्लस वेव एज वेल एज वेव।
चलिए रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन किसी भी सतह से होता है। सतह में हो सकता है, रुखड़ा हो सकता है, सतह प्लेन हो सकता है, जैसे आप आईने में रोज आप अपने चेहरे को देखते हैं, वहां भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। फिर प्रकाश का परावर्तन क्या है, वो आपका गोलीय सरफेस से भी हो सकता है, कॉन्केव से भी हो सकता है, कन्वेक्स से भी हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए अब नियम देखते हैं प्रकाश के। दो नियम है। पहला नियम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण का मान जो होता है परावर्तन कोण के मान से बराबर होता है। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन वन प्लेन। यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान से बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, याद रखिएगा। अब यदि मान लेते हैं कि सपोज करते हैं कि कोई भी प्रकाश किरण किसी भी समतल दर्पण पे अगर अविलंब आपतित होती है, अविलंब, तो क्या होगा, आपतन कोण का मान 0 होगा, तो परावर्तन कोण का मान भी 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि फॉर ए नॉर्मल इंसिडेंस, किसी भी सतह पे अगर प्रकाश किरण नॉर्मली इंसिडेंट होता है, तो उसके लिए अगर आपसे सवाल किया जाए कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मान कितना होगा, परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे, 0 बताएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब मिरर के केस में मैंने बताया आपका कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है कि जो इमेज बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, एक स्थिति को छोड़ करके, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। यानी कोई भी जो अवतल दर्पण, अवतल का मतलब ऐसे हुआ, प्रकाश की रश्मि आपतित होती है इधर से, ठीक है। तो कोई भी प्रकाश किरण जो अवतल दर्पण पे आपतित होती है, और यदि वस्तु जो है वो क्या है, फोकस और पोल के बीच में होगा, यानी कॉन्केव मिरर जो है उसका पोल, ध्रुव और फोकस के बीच में जो कोई भी वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, ठीक है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। और अवतल दर्पण के इसी गुण का उपयोग हम, अवतल दर्पण का इस्तेमाल दाढ़ी बनाने के लिए करते हैं हम लोग। कॉन्केव मिरर यूज्ड फॉर serene purpose because of this property। क्या प्रॉपर्टी है कि when an object is placed between focus and the pole of a concave mirror, image will be magnified, erect, सीधा होगा एंड वर्चुअल, काल्पनिक होगा। नेक्स्ट आइए, कॉन्वेक्स मिरर की बात आ रही है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश इमेज। कॉन्वेक्स जो मिरर होगा उसे इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा, काल्पनिक बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा, और डिमिनिश इमेज बनेगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि वो थोड़ा धुंधला रहेगा। नेक्स्ट आइए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या है देख लीजिए। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि माध्यम का परिवर्तन, यानी प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती है, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। मान लिया जाए यहां से यहां तक प्रकाश किरण है, इसके आगे आपका शीशा है, हवा से प्रकाश किरण शीशा प्रवेश करती है। याद रखिएगा, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदल जाता है, और यही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। क्योंकि क्या है, माध्यम बदलने पर जब प्रकाश का वेग बदल जाता है, तो दूसरे माध्यम क्या होगा, वह आपका ओरिजिनल पाथ से नहीं मूव करके कोई और डेविएटेड पाथ से मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिमेंबर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है, देयर शुड बी चेंज इन द मीडियम। Light travels from one medium, enters into the another medium. In the next medium, now light awaits different path, not incident path. Because क्यों? Because the speed of light is different in different medium. जैसे दूसरे माध्यम प्रकाश किरण घुसेगी, वो उसका क्या होगा, वेग का मान बदल जाता है, इससे उसकी दिशा बदल जाती है, राइट। चलिए यहां पर देखिए, bending of light when it passes from one medium to another, जो मैंने बताया आपको। काउज ऑफ फेनोमेनन आपका, जैसे अगर रिफ्लेक्शन की बात आएगी तो रिफ्लेक्शन में क्या क्या होता है, जैसे मिरेज फॉर्मेशन बताता हूं मैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अपरेंट बेंडिंग ऑफ स्टिक इन वाटर। यदि आप देखिएगा कि अगर कोई बर्तन में, शीशा के बर्तन में आप पानी रखे हुए हैं, और यदि वहां पे एक रॉड को डाल दीजिए उस पानी के अंदर में, तो क्या होगा कि जो भी हमारा जो सरफेस होगा, हवा और शीशा का जो कॉमन सरफेस होगा, वहां से क्या होगा, छड़ी जो होगा रॉड मुड़ी हुई प्रतीत होती है, और रिफ्रैक्शन के कारण होता है। मिरेज फॉर्मेशन, जैसे आप जाइएगा डेजर्ट में, कोई भी आप रेगिस्तान में जाते हैं, तो क्या होता है कि जो कोई भी घुड़सवार होता है, तो उसको
आगे जाकर देखने पर क्या होता है, दूर देखने पर उसको तालाब नजर आता है, बट एक्चुअली देयर इज नो, और वो प्यासा रहता है, पानी पीने जाता है, बट देयर इज नो सोर्स ऑफ वाटर, कोई भी तालाब नहीं रहता है वहां पे। उसको कहते हैं मीरेज फॉर्मेशन, मीर कृष्णा ही बोलते हैं हम लोग, राइट। उस तरीके से आप तारे को चमकते हुए देखते हैं, यू सी द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, तारा चमकता है, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। ओके, देन कम टू द लेंस। लेंस में याद रखिएगा कि लेंस कॉन्केव हो सकता है, कॉन्वेक्स हो सकता है, ठीक है। और क्या है, जो लेंस होता है वो, जैसे मैं बताऊंगा आपको कि वो जैसे एक सतह इधर से एक सतह इधर है, इसके बीच में क्या है, ग्लास है, ठीक है, ये भी एक लेंस हुआ। एक ऐसा भी हो सकता है सरफेस ऐसा होगा, इसके बीच में मटेरियल है, वो भी लेंस है। यदि ऐसा है, इसके बीच में मटेरियल है, तो उसको कहते हैं हम लोग कॉन्वेक्स लेंस। और यदि मान लिया ऐसा हम रखते हैं, अब बीच में मटेरियल है, शीशा है, उसको कहते हैं हम लोग ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ, ये वाला कॉन्केव लेंस हो गया, याद रखिए, ठीक है। फिर देखिए ये वाला, ये हमारी, मैं बना भी देता हूं जस्ट टू गेट द पॉइंट्स क्लियर। ये हमारा जो लेंस की बात आई है, देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस हुआ, और यदि ऐसा है मान लिया जाए, ये कॉन्केव लेंस हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, ये कन्वर्जिंग होता है, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर कॉन्वेक्स लेंस सूर्य से प्रकाश किरण आ रही है और सामने में कॉन्वेक्स लेंस को आप रख दीजिएगा, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश क्या होती है, प्रकाश किरणें एक दूसरे के पैरेलल होता है, समानांतर होता है, और तब जाके कॉन्वेक्स लेंस से जब रिफ्रैक्शन होगा प्रकाश किरण का, तो क्या होगा, वह उसके फोकस पे आके मिल जाएगा। और इसका ही इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ये कहीं भी अगर सूर्य की किरण को इकट्ठा करना हो एक बिंदु पर, तो आप कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हम करते हैं। इसको कहते हैं कॉन्वर्जिंग लेंस, यानी सीमित जगह में सीमित बिंदु पर सारे के सारे प्रकाश किरण को ले आना, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग नेचर, राइट। तो ये है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग होता है, यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस का मतलब होता है हमारा, जैसे सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप, क्या मतलब हुआ, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। जाहिर है कि एक और माइक्रोस्कोप होगा, वो होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें क्या है, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। फिर यदि अगर आपके आंख में डिफेक्ट है और ये लॉन्ग साइटेडनेस है, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की चीज आंख को ठीक दिखाई पड़ती है, नजदीक की चीज दिखाई नहीं पड़ती है। इसको करेक्ट करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो याद रखिएगा। ये कॉन्वेक्स लेंस का कई यूज है, आपको ये आपका हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने में इसका इस्तेमाल होता है, लॉन्ग साइटेडनेस को, फिर माइक्रोस्कोप में इसका इस्तेमाल होता है, और फिर ये हमारा कहीं भी अगर प्रकाश किरण को कन्वर्ट करना है तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आइए, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस क्या, डाइवर्जिंग, याद रखिएगा, यानी प्रकाश किरणों को फैला देती है। यूज्ड इन मायोपिया करेक्शन, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका इस्तेमाल जो है वो आपका जैसे गैलीलियो टेलीस्कोप होता है, तो गैलीलियो का टेलीस्कोप में भी कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल होता है। फिर यदि मायोपिया है, कॉन्केव लेंस, सॉरी, मायोपिया, मायोपिया का मतलब हुआ शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। मायोपिया में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया है, तो वो मायोपिक आंख जो होता है, वो नजदीक की चीज को ठीक से देख पाता है, दूर की चीज को नहीं देख पाता है। दिस इज कॉल्ड मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखिएगा, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस जो डाइवर्जिंग होता है, और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस जो कन्वर्जिंग होता है। come to मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म,
मैग्नेटिज्म। तो पहले बता दूं इसके बारे में जनरल की कि अब जो भी आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है वो चुंबकीय गुण का कारण जो होता है, किसी भी सब्सटेंस है, लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है, या इवन लकड़ी है, आपको जान के आश्चर्य होगा, लकड़ी, प्लास्टिक, ये सारे के सारे में मैग्नेटिक गुण होता है। क्योंकि चुंबकीय गुण का कारण क्या है, उसमें उसके ऑर्बिट में जो भी एटम होते हैं, एटम के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट में जो चक्कर लगाता रहता है, तो एवरी इलेक्ट्रॉन इन मोशन अराउंड द ऑर्बिट इज ए मैग्नेट, याद रखिएगा। जो हर एक जो इलेक्ट्रॉन जो है जो गतिशील ऑर्बिट में एक मैग्नेट के बराबर है। ठीक हो गया? तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिज्म ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी मटेरियल इज ड्यू टू द revolving electrons in the respective orbit of the atom। ठीक है? चलिए, अब इसमें क्या है, खास खास बातें होती है, जैसे कूलम का नियम भी इसमें है कि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में जो बल लगता है वो क्या है, चुंबक के ध्रुवों की शक्ति के गुणनफल का समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग का भी समानुपाती होता है। फिर क्या है, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल रिपेल करता है, मतलब कहने का अर्थ हुआ लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, वेयरएज अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स मतलब नॉर्थ साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट ईच अदर। ये है मैग्नेट के बारे में। अब क्या है हमारे पास, देखिए हम कि मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन, कोबाल्ट, निकेल। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड, रीजन वेयर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स। इससे मान लिया जाए कोई मैग्नेट है, सपोज करते हैं कि यहाँ पर कोई मैग्नेट है, ये क्या है, ये याद रखिए मैग्नेट, ये अपनी चारों ओर क्या है, फोर्स क्रिएट करता है, ये बल का क्रिएट करता है। और यहाँ पर मान लिया जाए छोटा सा आप लोहा का टुकड़ा लाते हैं ऐसी, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है? नेक्स्ट आइए, राइट हैंड थंब रूल, कैडेंट डायरेक्शन, थंब, कर्व फिगर, मैग्नेटिक डायरेक्शन। जैसे इसमें मैं बता दूं कि मान लिया जाए कि सपोज आप कह रहे हैं कि ये कंडक्टर है, ये चालक है, ये है तो कलम, ये पेन है, ये मान लिया जाए ये तांबे का तार है और तांबे का तार है, इससे धारा बह रही है। अब क्या है, ठीक है, ऐसे तो तार को छूने में करंट लग जाएगा, लेकिन मान लिया जाए कि इस कंडक्टिंग वायर को हम ऐसे होल्ड करते हैं, बीच में कुछ इंसुलेशन लगा करके, जिससे कि हमारे हाथ का सीधे कांटेक्ट तार से नहीं हो। ये ऐसा है, देख लीजिए यहाँ पे सी, और ये अंगूठा देख रहे हैं ना, और ये जो कलम जो है, ये डायरेक्शन जो है हमारा कलम का, नीचे से ऊपर मान लिया जाए विद्युत धारा की दिशा है, मतलब कहने का जो अंगूठे की दिशा है विद्युत धारा की दिशा है। एंड थ्रू एनी कनेक्टिंग वायर करंट पास करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब की दिशा में। तो आप देख रहे हैं शेष अंगुलियां, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी, क्योंकि किसी भी चालक तार से धारा बहेगी। तो मैंने पहले ही बताया कि एवरी इलेक्ट्रॉन इन मोशन इज ए मैग्नेट, एवरी चार्ज पार्टिकल इन मोशन इज ए मैग्नेट। हर एक जो आवेशित जो कण है, वस्तु है, यदि गतिशील है तो एक मैग्नेट है। तो जब भी किसी चालक धार से विद्युत धारा बहती है तो क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो क्या, जब फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया तो एक मैग्नेट बन गया। तो क्या होगा, जब मैग्नेट बन गया तो क्या होगा, उस टर्मिनल में मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होंगे, चुंबकीय बल दिखाई होंगी, और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी बिंदु पर यदि टेंजेंट खींच देंगे तो उस बिंदु पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को देगा वो। तो याद रखिएगा, इफ यू होल्ड द कंडक्टिंग वायर so that the thumb is in the direction of the electric current, then the bending of the rest of the fingers will define the magnetic lines of forces। तो यहां आप देखिए, किसी को बताया गया करंट डायरेक्शन थंब है, कर्ल्ड फिंगर्स ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, जो मैंने भी आप बताया। नेक्स्ट आइए, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, टेम्पोररी मैग्नेट फॉर्म्ड बाय करंट थ्रू ए कॉइल। किसी भी कॉइल से जो हमारा है, लेकिन याद रखिएगा कि इसके लिए क्या होता है कि
मान लिया जाए, हम इसी को मान लेते हैं कि ये सॉफ्ट आयरन है, सॉफ्ट आयरन है, इस पर आप क्या है, कॉइल लपेट देते हैं, तांबे का तार लपेट देते हैं, और क्या है, तार के दोनों सिरों के बीच में बैटरी जोड़ देते हैं, तो कॉइल जो होगा उससे धारा बहेगी, कॉपर कॉइल। तो क्या होगा, ये सॉफ्ट आयरन का जो पीस होगा वो मैग्नेट बन जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि ये आयरन का पीस था, मैग्नेट नहीं था। ये जो विद्युत धारा वही कॉइल से, तो विद्युत धारा जब कॉइल से बहती है तो अपने चारों मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका ये सॉफ्ट आयरन पीस है, देन क्या होगा, ये भी मैग्नेट बन जाएगा। याद रखिएगा, दिस मैग्नेट इज टेम्पोररी, तो जैसे ही क्या है, धारा बहना बंद हो जाएगा कॉइल से, इसका मैग्नेटिज्म इसमें नहीं रहेगा, ठीक है, राइट। हालांकि कुछ मैग्नेटिज्म इसमें छूट जाता है, लेकिन वो नेग्लिजिबल हो जाता है, वो इसकी चर्चा भी मैं नहीं करूंगा। Earth as a magnet has both north and south poles. Compass works on these principles. जैसे अर्थ भी एक मैग्नेट है, और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हम लोग को कुछ पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, जैसे डीप हुआ और क्षैतिज तीव्रता हुआ, कुछ तो 3 पैरामीटर्स होते हैं जो पृथ्वी के चुंबक आप जानते हैं। और याद होगा कि यदि हम पहले अगर हमारे बुजुर्ग घर में थे तो अभी भी नॉर्थ साउथ की ओर, पोल की ओर सोना मना किया था। यू आर नॉट सजेस्टेड टू सीक अराउंड नॉर्थ एंड साउथ। रीजन क्या है, अर्थ इज अ बिग मैग्नेट, वेरी हेवी मैग्नेट अर्थ है। तो आप सोएंगे तो क्या होगा, और आपके अंदर क्या है, मैग्नेटिक एलिमेंट्स है, मैग्नेटिक आपका एटम्स है, जैसे आयरन भी आपके शरीर के अंदर है। तो आयरन का हर एक टुकड़ा क्या होगा, मैग्नेट बन जाएगा ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो क्या होगा, आपके माइंड पे, बॉडी पे स्ट्रेन पड़ेगा, तो हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है आपको। इसे सलाह दिया जाता है कि आप नॉर्थ साउथ तरफ नहीं छोड़िए, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, पहली बात तो यह है कि इसमें एक टर्म आता है चार्ज आवेश। क्या होता है, आवेश। आवेश की इकाई होती है कूलम, ठीक है। आवेश का जो परिभाषा है वह Q इज इक्वल टू, ठीक है। ऐसे तो आवेश क्या है हमारा, समथिंग फंडामेंटल है, समथिंग फंडामेंटल है, ये प्रत्येक पदार्थ का एक गुण है ये, ठीक है। और यदि Q को हम डिफाइन करते हैं, मान लिया जाए, तो ये हम कह सकते हैं कि I इंटू टी, जहां पर T टाइम है, I इलेक्ट्रिक करंट। I की इकाई जो विद्युत धारा, इसकी इकाई हुई क्या, एम्पियर। याद रखिएगा, ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। इसका है I का। Q की इकाई क्या होगी, कूलम। क्या होगी, कूलम, याद रखिएगा। तो अगर कोई पूछेगा कूलम क्या है, एम्पियर हो जाएगा, और समय की इकाई सेकेंड हो जाएगी। एम्पियर सेकेंड इज द क्या है, कूलम। तो याद रखिएगा ये नहीं कि सी जो हुआ, सी कूलम हो गया, ठीक है, और ए एम्पियर हो गया, और एस सेकेंड हो गया। अब क्या है कि एक आता है टर्म जहां पर आप देख रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का मतलब होता है कि I इज इक्वल टू वी बाई आर। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, आर रेसिस्टेंस है। जैसे मान लिया जाए सर्किट में हम देखें इसको, ये तांबा का तार है और ये रेसिस्टेंस इसका आर है, इसको बैटरी से आप जोड़ दीजिएगा, राइट। ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, धारा बहेगी आई, ठीक है। ये कहता क्या है कि आई कितना होगा, और मान लिया जाए इसके सिरों के, ये चूंकि प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो क्या होगा, फ्लो होने लगेगा, आवेश का फ्लो होने लगेगा हाई से लो तरफ। तो ये जो हमारा है, जो मैंने लिखा है कि I इज इक्वल टू वी बाई आर। आई अमाउंट ऑफ करंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, R रेसिस्टेंस है। याद रखिए, ओम का नियम यह कहता है, डेप्थ क्वेश्चन आता है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा मैं कहूंगा जो बता रहा हूं ये पर्याप्त है
यू मस्ट लिसन एंड रिमेंबर द थिंग्स वेरी केयरफुली। तो क्या है कि आई जो होगा किसी भी चालक तार से बहने वाली धारा होगी और चालक तार के सिरों के विभवांतर का समानुपाती होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मान ज्यादा होगा, करंट का मान ज्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मान कम होगा, करंट का मान कम होगा। और उस तार के प्रतिरोध का बीच का अनुपाती होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट का मान कम होगा। यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या हुआ, किसी भी तार का जो विद्युतीय प्रतिरोध हुआ एक रुकावट हो गया जो उससे बहने वाली धारा का विरोध करता है। याद रखिए। अब क्या इससे कई बातें हो जाएंगी। अब जब मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ भी स्पेस से मैं कर दे रहा हूं, डोंट माइंड। I इज इक्वल टू V बाई आर, इसमें देख लीजिए आप। आई का यूनिट क्या है, एम्पियर है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वोल्ट है। एम्पियर है। और रेजिस्टेंस का क्या है, ओम है। याद रखिएगा, यानी एम्पियर इज इक्वल टू वोल्ट बाई ओम। रिमेंबर दिस इज ओम्स लॉ। ये आपका ओम्स लॉ क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मैंने बताया कि अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, सेम करंट। ये सीरीज सर्किट ऐसा हुआ जैसे ये हुआ आपका, देख लीजिए मैं करता हूं। बैटरी दे दिया, यहाँ सेल दे दिया माइनस प्लस, एक रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, इसको कहते हैं सीरीज। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि यदि आप तीन है जो एक ही कतार में खड़े हो जाए और एक का मान लिया जाए आपका दाहिना हाथ दूसरे के बाएं से, दूसरे का दाहिना तीसरे के बाएं से, और जो पहले का जो बायां है और तीसरे का अंत का जो दाहिना है वो उसको बैटरी से जोड़ दीजिएगा। इस तरह कनेक्शन जो होता है जिसको सीरीज कनेक्शन। सीरीज में क्या होता है, धारा का मान एक ही रहता है, लेकिन जो डिफरेंट रेजिस्टेंस होते हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मान चेंज करता है। याद रखिए। हमारी पैरेलल जो होता है इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि एक अप फ्रेम यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक लाइन में नहीं बल्कि आगे पीछे आप यहाँ, ठीक है, बीच में एक और आपका फ्रेंड है और एक और फ्रेंड है आपका। अब सभी के सभी तीनों जो है अपने लेफ्ट हैंड के एक बिंदु तक और दाहिने हैंड के एक बिंदु पर रख दीजिएगा। तो सबका जो लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है उसके बीच में बैटरी जोड़ दीजिएगा। ये जो कनेक्शन होगा धारा जो रहेगी इसी का पैरेलल कम्युनिकेशन। तो पैरेलल कम्युनिकेशन में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का मान एक ही रहेगा क्योंकि एक पॉइंट का पोटेंशियल एक ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मान एक ही होगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे सीरीज में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस का मान चेंज कर जाता था। जितने भी रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मान चेंज कर जा रहा था उनके रेजिस्टेंस के अनुसार। यहाँ पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस का मान एक ही है क्योंकि एक बिंदु का पोटेंशियल एक ही होता है। ठीक है, और उससे बहने वाली धारा का मान चेंज कर जाएगा। R1 रेजिस्टेंस में चूंकि यहाँ पर यहाँ धारा बहेगी तो अलग अलग चला जाएगा ना, दिशा अलग अलग हो जाएगी। तो क्या है यहाँ पर चूंकि डिफरेंट दिशाएं हो जाती है, डिफरेंट डायरेक्शन में करंट हो जाएगा पैरेलल कम्युनिकेशन में, इसलिए यहाँ एक्चुअल करंट का मान चेंज कर जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मान एक ही होगा पैरेलल में, लेकिन सीरीज में क्या होगा कि हमारा करंट का मान एक ही रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस का मान चेंज कर जाएगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा और करंट का मान चेंज कर जाएगा। जैसे हमारे घर में, आपके घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन रहता है, आप देखिएगा फैन ऑन करना चाहेंगे फैन ऑन कर देंगे, लाइट को ऑफ रखेंगे, ठीक है, पैरेलल कम्युनिकेशन है, समानांतर क्रम है। फिर एक ही सीरीज में रहेगा तब एक सीरीज ऑन कीजिएगा, ऑन कीजिएगा, सारा जल जाएगा, और ऑफ कीजिएगा सारा ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है इसको विद्युत धारा को उसमें प्रभाव। मानिए कोई तार है तो तार से धारा बहेगी, तो तार से धारा बहेगी तो उसमें हीट उत्पन्न होगा, और इसको जूल नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था, इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और ये क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पे जगह देखता हूँ, मैं लिख देता हूँ, यहीं पे मैं लिखता हूँ H इज इक्वल टू I² R into T।
ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ऑफ कोर्स इट विल बी इन जूल, ये जूल में होगा। तो एक क्या है? तार में उत्पन्न उष्मा, आई क्या है? तार से बहने वाली धारा, आर क्या है? तार का प्रतिरोध, टी क्या है? टाइम फॉर द फ्लो ऑफ द कैनन। तो क्या आपने देखा? अमाउंट of heat produced is directly proportional to the square of the current flowing through the connecting wire, directly proportional to resistance of the wire, and directly proportional to time for the passage of the current. यानी किसी भी चालक काल से जब धारा बहती है तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण जो होता है उस चालक से बहने वाली धारा के वर्ग का समानुपाती होता है, तार के प्रतिरोध का समानुपाती होता है और धारा के बहने के समय का समानुपाती होता है। करंट बढ़ेगा तभी हीट का मान बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तभी बढ़ेगा और समय बढ़ेगा तो तभी बढ़ेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ कैरंट। और इसका इस्तेमाल क्या है? फ्यूज में होता है आपका, फिर जो हमारा इलेक्ट्रिक केटल है या इलेक्ट्रिक आयरन है, इमर्सन रॉड है, इन सभी जगहों में क्या है यूज लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट लागू होता है। रिमेंबर, नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर। पावर का मतलब आपको इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युतीय शक्ति। इलेक्ट्रिकल पावर मीन्स वाट, है ना। और इससे वाट को क्या बोलेंगे हम लोग? याद रखिएगा कि W इज इक्वल टू होता है V इंटू I। यानी आप वोल्ट में यदि गुना कर देंगे करंट से तो हमारा मिलेगा क्या? वाट मिलेगा। मतलब क्या हुआ? वोल्ट इंटू एम्पियर। पूछेगा कोई कि वाट क्या है, क्या बोलेंगे? वोल्ट इंटू एम्पियर। यानी कहने का अर्थ हुआ कि विद्युतीय ऊर्जा का जो खपत का दर है उसको क्या कहेंगे हम लोग? पावर कहेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। वाट, याद रखिए वाट होता है, पावर की इकाई वाट होती है। और यदि इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात होगी तो इकाई जूल होती है। और कमर्शियल यूनिट की जब बात आएगी तो किलो वाट आवर होता है, किलो वाट आवर। 1 किलो वाट आवर मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 मिलियन जूल। 1 किलो वाट आवर, किलो वाट आवर का मतलब यूनिट, एक कमर्शियल इलेक्ट्रिक एनर्जी की इकाई है। और 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मिलियन जूल। रिमेंबर, वाट पावर की इकाई है, नोट दी। अब हम हीट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर टॉकिंग ऑफ हीट। हीट क्या है? इसमें हीट एंड टेम्परेचर एक साथ कर रहे हैं हम लोग। याद रखिएगा हीट की इकाई जो होगी वो कैलोरी होगी, जूल होगा। और टेम्परेचर का यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री रोमन, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। याद रखिएगा, ठीक है। देयर आर 4 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। जो ताप है उसके 4 स्केल होते हैं, सेल्सियस, रोमन, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है। और हीट को मेजर करते हैं जूल और कैलोरी में। याद रखिएगा जूल और कैलोरी की जो बात आएगी तो वो है 4 लगभग है ये 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। रिमेंबर, हालांकि ये होता है 4.18 लेकिन 2 मैंने मान लिया है कि 4.2 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। टेम्परेचर क्या है? मेजर ऑफ डिग्रीज ऑफ हॉटनेस। यानी कहने का अर्थ हुआ कि कोई वस्तु कितना अधिक गर्म है, कितना ठंडा है, इसका ज्ञान हमें टेम्परेचर से होता है, ठीक है। तो हीट क्या है? किसी वस्तु में आप हीट को देंगे, जैसे आप मान लिया जाए कि जाड़े के दिनों में आप अंगीठी जली हुई है उसके पास आप रहेंगे तो आप गर्मी का एहसास करेंगे। कारण क्या है कि उस अंगीठी से हीट का ट्रांसफर आपके पास हो जाता है और आप गर्म का एहसास करते हैं। तो क्या है, किसी वस्तु में हीट दीजिएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट निकालिएगा टेम्परेचर उसका घटेगा। इसलिए हीट इज अ फैक्टर, ऊष्मा एक कारण है।
whereas temperature is the result. मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर जैसे कंडक्शन है, कन्वेक्शन है। कंडक्शन सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होता है, रेडिएशन वैक्यूम में होता है, याद रखिएगा। यानी जो कंडक्शन हुआ ना, ये हमारा कंडक्शन हो गया, नेक्स्ट कन्वेक्शन हो गया, फिर हमारा रेडिएशन हो गया, ठीक है। यानी कंडक्शन है माध्यम चाहिए, कन्वेक्शन है माध्यम चाहिए, रेडिएशन माध्यम नहीं चाहिए। तो कंडक्शन का मतलब हुआ कि लोहे के छड़ के एक हिस्से को आप अंगीठी में डाल दीजिए, दूसरे हिस्से को पकड़िएगा तो थोड़ी देर के बाद में आपको दूसरे छोर तक हीट आ जाएगा और आपको गर्मी का एहसास होगा। दिस इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन के लिए माध्यम चाहिए और माध्यम का कण आगे पीछे कंपन करता हुआ हीट एनर्जी का ट्रांसफर करता है। कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन में क्या है, इसमें माध्यम चाहिए। तो इसमें क्या है कि एक्चुअल मोशन होता है, जैसे लिक्विड और गैस है, दोनों में कन्वेक्शन होता है। तो इसमें एक्चुअल मूवमेंट होता है। जैसे एक बर्तन में पानी आप रख दीजिएगा और पानी रखकर आप किसी स्टोव पे गर्म कीजिएगा, तो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद में जो नीचे का पानी गर्म होकर के हल्का हो जाएगा, ऊपर उठेगा, ऊपर का भारी कण नीचे आएगा। क्या आपने क्या देखा, हीट का ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन क्या है, जो माध्यम का कण एक्चुअल पोजिशन चेंज करता है। एक कंडक्शन में ऐसी बात नहीं होती है। माध्यम का कण अपनी स्थिति पर रहते हुए टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ, आगे पीछे कंपन करता हुआ हीट का ट्रांसफर होता है। दिस इज हाउ द टू डिफरेंट। रेडिएशन में क्या है, सूर्य से जो प्रकाश किरण हमारे पास आती है, हीट भी आता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आता है, वो क्या है, और उसके ऊपर माध्यम नहीं है। यदि हम देखें एग्जैक्टली तो क्या है, 640 किलोमीटर और सो के ऊपर में कोई हमारे एटमॉस्फेयर नहीं है, फिर भी द सन इज रेडिएटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हीट एंड लाइट कंटिन्यूअसली। तो क्या है, ये रेडिएशन से ही संभव हो पाता है। नेक्स्ट हम आते हैं वेव, तरंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तरंग। तरंग क्या है, वेव क्या है, डिस्टर्बेंस है। क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम पार्टिकल, माध्यम के कण का डिस्टर्बेंस है। जैसे क्या कीजिए कि जल की सतह पर एक पत्थर फेंक दीजिए, क्या होगा, उसमें हिरोड पैदा हो जाएगा। दो खंभों के बीच, पिलर के बीच में, सपोर्ट के बीच में तार टांग दीजिए, तार को डिस्टर्ब कर दीजिए, तो अभी क्या होगा, तार ऊपर नीचे जाएगा। फिर आप देखिएगा कि आपकी स्कूल कॉलेज में घंटी लगती है, एक अगर स्टार्ट होना है, पीरियड या खत्म होना, तभी घंटी लगती है। तो वहां भी आप देखते हैं कि वेव्स हमारे पास आता है। तो वेव्स क्या है, वेव्स मीडियम पार्टिकुलर डिस्टर्बेंसेज है, राइट। ये वेव्स दो तरह का होता है, हमारा ट्रांसफर हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है। ये ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल दोनों जो होते हैं वो क्या है, ये एडवांसिंग होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं। तो कुछ ऐसे वेव्स भी होते हैं जो एक खास रीजन में सीमित रहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स। वेव्स में क्या होगा, वेव्स को माध्यम चाहिए, जिसके को नहीं चाहिए, जिसको माध्यम चाहिए उसको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। जैसे साउंड मैकेनिकल वेव्स है, जिसको माध्यम नहीं चाहिए उसको लाइट वेव्स कहते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं। वेव्स है यहाँ पे, डिस्टर्बेंस दैट ट्रांसफर्स एनर्जी नॉट मैटर। टाइप्स है, मैकेनिकल है, रिक्वायर्ड मीडियम, जो मैंने बताया, जैसे साउंड वेव्स है, और साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल भी है। लॉन्गिट्यूडनल क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है साउंड। अब क्या है हमारा, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डोंट रिक्वायर एनी मीडियम, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे लाइट, रेडियो वेव्स, ठीक है। ये जो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये ट्रांसवर्स होता है, याद रखिए। क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है। नाउ आइए लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू साउंड, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जिस दिशा में तरंग का गमन होता है उसी दिशा में माध्यम का कण कंपन करता है, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स में क्या होता है कि सपोज कीजिएगा कि तरंग ऐसे चल रहा है, तो माध्यम का कण ऊपर नीचे कंपन एक दूसरे का लंबवत रहता है, उसको हम कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स, ठीक है। पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर, जैसे लाइट एक एग्जांपल से जो मैंने बताया आपको। वेव का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी, ठीक है। इनके बीच में रिलेशन ये है हमारा कि v इज इक्वल टू होता है n इंटू लैम्डा, जहां v वेलोसिटी ऑफ द वेव है, n फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा
वेवलेंथ तरंग लंबाई है। यदि हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन देखें तो ये होता है हमारा n इज इक्वल टू 1/t, जहां पर क्या है, टाइम पीरियड है, दोलन काल है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, एसिड का मतलब हुआ कि जिसमें H+ हो, बेस जो हुआ वो हमारा OH- हुआ, याद रखिए, हाइड्रोक्सिल आयन ये बेस हुआ। जैसे एग्जांपल्स हुआ एसिड का HCl, H2SO4, हाइड्रोजन आयन है इसमें। बेस का जो एग्जांपल्स हुआ यहाँ पर बेस का हुआ है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस हुआ हमारा। एसिड शावर टेस्ट खट्टा होता है, टर्न ब्लू लिटमस रीड, याद रखिए HCl H2SO4। बेस है बीटर टेस्ट, शॉपी, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी क्या है, ये लाल लिटमस को ब्लू कर देता है। KOH है KOH, NaOH, KOH मैंने बताया अभी। इंडिकेटर्स, ये लिटमस हो सकता है, हेंथोल्पिन हो सकता है, मिथाइल ऑरेंज हो सकता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कहने का एसिड प्लस बेस मिल जाएगा तो सॉल्ट मिल जाएगा एंड वाटर मिल जाएगा, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इंपॉर्टेंट सॉल्ट की बात करें हम लोग, जो कॉमन सॉल्ट है, जो खाना खाते हैं, टेबल सॉल्ट जो होता है हमारा, वो NaCl हुआ। रॉ मटेरियल फॉर NaOH इज शेयर वॉशिंग सोडा। फिर बेकिंग सोडा जो है NaHCO3, एंटासिड, बेकिंग सोडा, ये सारे के सारे सॉल्ट से याद रखिएगा। वॉशिंग सोडा Na2CO3, NH2, इंसॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, यानी जल में जो आपका हाई कठोरता होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, जो परमानेंट होता है, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, तो याद रखिएगा, ये पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछता है, ध्यान दीजिए, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। CaSO4 into half H2O. This is your plaster of Paris used in construction fractions. Next come to the chemical reactions. ये टाइप्स जो होंगे वो हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने देखा कि मान लिया एक कंपाउंड ए है, दूसरा बी है, A + B = AB, जैसे एग्जांपल्स है कैल्शियम ऑक्साइड CaO plus water H2O is equal to CaOH2। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन दोनों कंबाइन करेगा। नो डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जैसे AB है, एक मॉलिक्यूल है AB है, वो बट गया दो पार्ट में A + B, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। जैसे 2H2 है, वाटर का दो मॉलिक्यूल है, ये टूट करके क्या हो गया 2H2 और O2 पे चला गया, दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ कम टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ देख लीजिए कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल से, एक है A + BC, A + BC में क्या हुआ कि C A के साथ मिल गया, AC हो गया और B अलग हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल्स के रूप में जिंक है, Zn CuSO4 कॉपर सल्फेट is equal to ZnSO4 CO, this is your displacement reaction. Then come to the double displacement, AD + CD। अब क्या हुआ कि आपस में ये हो गया AD + CD, यहाँ आपने देखा एग्जाम्पल के रूप में NaCl + AgNO3, क्या है NaNO3 हो जाएगा, मिल जाएगा इससे, देखिए यहाँ पे इससे आके मिल गया, तो क्या है NaNO3 हो गया, N + AgCl हो गया, देखिए ये AgCl से आके मिल गया। ठीक है, अब आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का संयोग होगा, जुटेगा, और रिडक्शन में हाइड्रोजन का होगा। तो देखिए इसमें हमारा देख लीजिए, एक टर्म आता है कोरोशन,
ये क्या है? ग्रेजुअल ईटिंग अवे ऑफ मेटल्स, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। जो देखते हैं लोहा में जंग लग जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है? रैसिडिटी, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स लीडिंग टू फॉल स्मेल टेस्ट। ये जो आपने देखा अभी, डिफरेंट टॉपिक्स को देखा, केमिकल रिएक्शंस को देखा, मैग्नीशियम को देखा, हीटिंग इफेक्ट को देखा, एक्टर कैन को देखा, फिर लाइट के डिफरेंट पक्ष को देखा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये एग्जाम में इससे आना ही है। और ये सुटेबली इस लेक्चर को तैयार किया गया ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। होप कि this lecture must benefit you. Thanks for giving me the lessons. Thank you.